हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा अटॉर्नी जनरल वाला मैंने आपको लेसन कंप्लीट कराया था, जिसके साथ हमारी संघ की कार्यपालिका कंप्लीट हो गई थी। ठीक, लास्ट पिलर मैंने आपको पढ़ाया था अटॉर्नी जनरल, संघ की कार्यपालिका उसके साथ कंप्लीट हो गई थी। इस वाले लेसन के इस वाले लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाले। ठीक है, सबको अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी लगाए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता है। मैंने आपको योग्यताएं पढ़ाई थी, अटॉर्नी जनरल की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है कि अटॉर्नी जनरल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्य परिषद, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष होने चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये के है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उनकी योग्यता होनी चाहिए। आपको इसको अटेम्प्ट करना है, सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस मैं आपको कई बारी बता चुकी हूँ, हर वीडियोस में कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ ज़रूर से अटेम्प्ट करा करिए। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। किसके समान होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती है वही सेम अटॉर्नी जनरल की नहीं है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक योग्यता अलग से नहीं दी गई। संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की जो सर्वोच्च भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं अटॉर्नी जनरल के लिए होनी चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं किस में दी गई हैं? आर्टिकल 124 में, 124 में मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं दी गई हैं। उसके तहत क्या क्या दिया गया है? भारत के नागरिक हों, ठीक है, भारत के नागरिक हों, उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में 5 साल तक, देखो ध्यान रखना है, हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहे हों यानी जज, 5 साल तक जज रहे हों या 10 साल तक एडवोकेट रहे हों। ठीक है, 10 साल तक हाई कोर्ट में या तो जज रहे हो या 5 साल तक एडवोकेट 5 साल तक जज रहे हो हाई कोर्ट में या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो और राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये 4 आधार दिए गए हैं किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। यही आधार सेम अटॉर्नी जनरल के लिए दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? कौन सा आएगा फिर इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, यानी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या आवश्यक योग्यता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता है मैंने अभी आपको कंप्लीट करा दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन की सदस्यता ना रहते हुए भी संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है? कौन है जो सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद की सदनों में भाग लेता है यानी पार्टिसिपेट करता है? कौन है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। कार्यपालिका के सदस्य हैं, कार्यपालिका महान्यायवादी से मिलकर बनती है लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं है, संसद के सदस्य नहीं है लेकिन संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेते हैं और संयुक्त बैठक में भी भाग लेते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मत केवल संसद के सदस्य देंगे, लेकिन ये अपना वक्तव्य रख सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, वोट नहीं डाल सकते, अपनी बात कहने का अधिकार होता है इनको, लेकिन मत नहीं डाल सकते, वोट नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जैसे संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पर भी ध्यान दिया करो, कई बार हम यहाँ से पढ़ के और ऑप्शंस को देखने लग जाते हैं, यहाँ पर दिया रहता है, इसको भी ध्यान से पढ़ा करो कि यहाँ पर सही उत्तर को चुनिए लिखा है या इनमें से जो सही नहीं है वो बताइए लिखा है। तो दोनों को ध्यान से पढ़ के फिर इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को देखना है। तो इसका आंसर करिए,
इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अटॉर्नी जनरल को, और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी भारत के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होने की नियुक्ति योग्यता रखते हों। और इसके साथ साथ महान्यायवादी को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जिसको संसद द्वारा निर्धारित किया गया हो या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी का जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से, महान्यायवादी को उनके पद से कभी भी हटा सकते हैं। इसीलिए उनका वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि संसद द्वारा। तो यहाँ पर केवल ये संसद वर्ड गलत है। अगर यहाँ राष्ट्रपति कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ संसद है तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल एक आंसर हो जाएगा सही, केवल एक। समझ में आया? नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का फिल इन द ब्लैंक होता है। मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य ऑडिट अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी। तो महान्यायवादी क्या होता है? मुख्य विधि अधिकारी। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की नहीं है? देखो यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी योग्यता इनमें से नहीं है। अभी मैंने बताया आर्टिकल 124 में योग्यताएं दी गई हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यताएं दी गई हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं दी गई हैं। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी योग्यता है जो नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? वे 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, भारत के राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी ऐसी योग्यता है जो महान्यायवादी की नहीं होनी चाहिए? 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, ऐसी कोई योग्यता संविधान में नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं है। 5 साल तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो, ठीक है, 10 वर्ष तक वहाँ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, ध्यान रखना, दोनों में हाई कोर्ट है, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। 5 वर्ष तक या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो और भारत के राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ठीक है। ये 3 आधार हैं और एक आधार क्या था? भारत के नागरिक। तो ये वाला आधार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? देखो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटमणि, आर वेंकटमणि, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आर वेंकटमणि वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, ये पुराना लगा दिया है, इससे पहले के वेणुगोपाल थे, ठीक है। अब वर्तमान के आर वेंकटमणि हैं, ठीक है, इसको नोट करेंगे क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो करंट में जिसकी नियुक्तियां हुई हैं आपके पेपर के आसपास उनको पूछ लेता है, ठीक। जब भी आप पेपर देने जाएं उससे पहले देख लीजिएगा कौन कौन से ऐसे भारत के प्रतिष्ठित पद हैं जिस पे अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई है तो वो कौन कौन है, उनके नाम आप देख कर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपना पद धारण करता है? कौन धारण करता है? नियंत्रक, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन धारण करता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी किसमें दिया गया है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76। इससे पहले भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे, जब भी मैंने आपको बताया था जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कर रहे हैं
तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसके आगे पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए करिए, ठीक है। भारत के महान्यायवादी पद धारण करते हैं राष्ट्रपति, तो इनके बारे में जो जो जानकारी आपको यहाँ मिलती है उसको वही नोट डाउन करिए, उसको याद करिए। कई बार अगर आप रिपीटिव भी बार बार रिपीट करके भी पढ़ते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट दोबारा भी पढ़ते हैं, तो आपका रिवीजन होता है, इसीलिए इसको ऐसे पढ़ के चलना है। एक कॉन्सेप्ट को एक जगह पे कंप्लीट कर लीजिए। गैर सदस्य कौन होता है? जो लोकसभा की बहस में भाग ले सकता है। ऐसा गैर सदस्य का मतलब है जो संसद का सदस्य नहीं है या लोकसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोकसभा की बहस में भाग लेता है। कौन? उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया मैंने आपको, भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद की बहस में भाग लेते हैं, ठीक है। संसद की बहस में भाग लेते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, इसका ध्यान रखना है। कभी आपसे कह दे कि जी वोट भी डाल सकते हैं, तो वोट नहीं डाल सकते, बाकी बहस में भाग ले सकते हैं, ठीक। अपने विचारों को, सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं, अपने विचारों को भी रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है। कॉर्नेलिया सोरभजी भारत की पहली महिला अटॉर्नी जनरल थी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ अटेम्प्ट करेंगे। ऑप्शन ए, अभी मैंने आपको समझाया, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में होने की योग्यता रखता हो। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, देखो पहला यहाँ पे पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये वर्ड नहीं दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि सबकी पावर्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, संविधान में मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश नहीं दिए गए, कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। और वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है। मैंने आपको बताया था वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन कार्यपालिका का स्तंभ है, यानी कार्यपालिका का सदस्य है। और जो भी उन्मुक्तियां संसद के सदस्य को प्राप्त हैं वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन जो विशेषाधिकार, जो इम्यूनिटीज संसद के सदस्य को प्राप्त हैं, सेम ऐसे ही अटॉर्नी जनरल को प्राप्त होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उपलब्ध उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं वो उनका प्रयोग करता है। नहीं, जो संसद के सदस्यों को प्राप्त है वो उन इम्यूनिटीज़ का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ संसद होता तो सही होता, लेकिन यहाँ न्यायाधीश की तरह दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। और कॉर्नेलिया सोरभजी भारत की पहली अधिवक्ता थी, पहली महिला अधिवक्ता थी, यानी पहली लॉयर थी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली लॉयर थी, अटॉर्नी जनरल नहीं थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी नहीं। समझ में आया आपको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, संसद के सदस्यों के समान उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कोई भी पूर्व अटॉर्नी जनरल पूर्व नियुक्ति यानी पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया जाता है। AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकारी कर्मचारी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब समझाया मैंने, इसको अटेम्प्ट करना है। थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन वो ही पूछा है जो मैंने आपको समझाया था। इसको अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो। भारत का कोई भी अटॉर्नी जनरल पूर्व नियुक्ति के पात्र नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है,
क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, एक व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल है वर्तमान में, उसे भविष्य में भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी पुनर्नियुक्ति के पात्र वो होते हैं। ठीक है, पुनर्नियुक्ति यानी पुनः नियुक्ति की जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अनिश्चित काल के लिए नियुक्ति किया जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहें, संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया, संविधान में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो इसीलिए जब तक राष्ट्रपति चाहे वो अपने पद पर रह सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो इसलिए वो अनिश्चित काल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। दूसरा AGI सरकारी कर्मचारी होते हैं, मैंने आपको बताया वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वो निजी तौर पर भी विधिवेत्ता अपना एडवोकेसी का काम कर सकते हैं, यानी वो निजी रूप में भी काम कर सकते हैं, इसलिए वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल की अनिश्चित काल तक नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है और सरकारी कर्मचारी नहीं है। भारत के महान्यायवादी के पास बोलने और कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति है। भारत के महान्यायवादी के पास बोलने और कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति है। कहाँ? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, या संसद की कोई भी समिति जिसका वह सदस्य नहीं हो सकता। तो किन किन में उनके पास कार्यवाही, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति है, यानी अटॉर्नी जनरल के पास निम्नलिखित इन चारों में से किन किन में कार्यवाही में भाग लेने की और बोलने की शक्ति प्राप्त है। संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा, ए और बी तो करेक्ट है। फिर उसके बाद संसद की संयुक्त बैठक में, मैंने आपको बताया था संसद की संयुक्त बैठक में भी वो भाग ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कह रहा है संसद की कोई भी समिति जिसका वह सदस्य नहीं है। अगर सदस्य नहीं है तो कार्यवाही में कैसे भाग लेंगे? देखो यहाँ ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद की संयुक्त बैठक में वो भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग लेंगे, बोलने का उनको अधिकार है, लेकिन मत नहीं दे सकते। इसके बाद अगर कोई भी ऐसी समिति है जिसका उनको सदस्य बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति है, कब कार्यवाही में भाग लेगा? किसी भी समिति में जब उसको उसका सदस्य बनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर सदस्य बनाया गया है तो वो भाग लेंगे, और अगर सदस्य नहीं बनाया गया है तो भाग नहीं लेंगे। इन तीनों में वो भाग लेते हैं, पर वोट डालने का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए, बी और सी। अगर यहाँ पर उनको सदस्य बनाया जाता तो वो इसमें भी भाग ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है वो सदस्य नहीं है, इसलिए भाग नहीं लेंगे। ठीक, करेक्ट, समझ में आया आपको? संयुक्त बैठक में भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। अभी बताया किसको संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं या विधि अधिकारी हैं किसके? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार के। भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, मतलब कौन है? यहाँ पर प्रथम नाम नहीं पूछा है, कभी इनकरेक्ट मैच करो। यहाँ पर पूछा है कि कौन है सर्वोच्च विधि अधिकारी। यहाँ सर्वोच्चता के पैटर्न में पूछा है कि सर्वोच्च प्रथम, यहाँ पर जो है वो पद के रूप में पूछा है। हेरार्की होती है ना, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह हेरार्की में क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक, पदानुक्रम जिसे बोलते हैं, हेरार्की, पदानुक्रम के पद में सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी उनकी बैठक में कौन भाग ले सकता है? सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया और लैंग्वेज हर बार चेंज।
कौन भाग ले सकता है? भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श दे सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं है, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानून के विषय में कौन परामर्श दे सकता है? भारत सरकार को पूछा है, कौन देगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायकर्ता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो यहाँ पर कानूनी विषयों पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार होती तो महान्यायवादी, यहाँ राज्य सरकार पूछा है इसलिए एडवोकेट जनरल। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ऐसे ही राज्य में यानी स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल होते हैं तो राज्य सरकार को कानूनी या विधि के संबंध में सलाह कौन देगा? एडवोकेट जनरल। केंद्र में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और राज्य में एडवोकेट जनरल। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप की होती हैं। वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने आपको। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, करेक्ट है। योग्यताएं भी बताई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ये भी करेक्ट है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसी कोई योग्यता है? नहीं है। ठीक, ऐसी कोई योग्यता नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है, अभी बताया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति ही उनको हटाने का काम करते हैं। तो दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है कि उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए, अभी बताया मैंने संसद का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी सदन में भाग लेते हैं। अगर आपको 3 भी पता है कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये 3 एलिमिनेट हो जाएंगे और बचेगा ऑप्शन कौन सा? पहला और दूसरा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके मेथड्स भी पता होने चाहिए। ट्रिक्स भी काम कर जाती हैं पेपर पे, लेकिन जब आप ट्रिक्स भी जब काम करती हैं जब आपको नॉलेज होती है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं तो इसलिए महाभियोग का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया की संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही पूछा है। देखो, जैसे कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी तरह राज्य में गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, वहाँ की मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसी तरह केंद्र में भी और राज्य में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता उपबंधों के अनुसार, ठीक, यहाँ पर कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता उपबंधों के अनुसार राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। मतलब जो राज्य के एडवोकेट जनरल हैं उनको उनके कार्यों में
क्या क्या शामिल है? उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वो सरकार के लिए काम करते हैं और हाई कोर्ट के लिए नहीं, सरकार के लिए काम करते हैं। यहाँ कह रहा है उच्च न्यायालय के लिए मूल्य और अपीलीय सलाहकारी अधिकारिता का काम करते हैं। तो नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, नाइदर 1 नॉर 2। इसके साथ आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। अटॉर्नी जनरल वाला लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए, उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। क्या क्या उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके साथ ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।